नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डेटाज हैं, आर्टिकल्स हो गए, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें जो आर्टिकल 52 से 78 तक के आर्टिकल्स हैं उन्हें प्रेसिडेंट के लिए डेडिकेट किया गया है। दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है और इंडियन एग्जीक्यूटिव है वो इन 5 बॉडीज़ के मिला के कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जिसमें से पहला हो गया प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और 5वां है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे को मिला करके यूनियन एग्जीक्यूटिव बनता है। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक और पॉइंट को मेंशन कर देता हूँ कि जो हमारे जो करेंट प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो इंडिया के 15th यानी कि 15वां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। और अगर हम फीमेल में इनकी रैंकिंग देखें तो ये 2nd फीमेल प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। और वहीं जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और इनका जो रैंकिंग था वो 12 था। कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि मोड ऑफ इलेक्शन यानी कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसका मोड क्या होता है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो इलेक्शन होते हैं वो जनरली 2 तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। दोस्तों, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। डायरेक्ट इलेक्शन को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है, पोस्ट सिस्टम। वहीं जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। दोस्तों, इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जब भारत में लोकसभा का चुनाव होता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का चुनाव होता है तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। इसके थ्रू हम अपने MPs और MLAs को चुनते हैं। वही दोस्तों, जब हमें प्रेसिडेंट को चुनना होता है, वाइस प्रेसिडेंट को चुनना होता है, तब हम इनडायरेक्ट इलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों मोड ऑफ इलेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। आई होप आपको दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। वहीं प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ और एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। कई बार एग्जाम में ये चीज़ पूछ दिया जाता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट से होता है या फिर ओपन बैलेट के थ्रू होता है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू ही होता है। आइए दोस्तों, अब आगे हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग को डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या एलिजिबिलिटी होती है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन हैं। जैसे कि सबसे पहला तो ये है कि वो मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि वो भारत के नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ मेंशन करता हूँ कि इंडिया में जो सिटीजन ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है कि क्वालिफिकेशन के लिए वो USA से काफ़ी अलग है। शायद दोस्तों आप जब सिटीजनशिप जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सिटीजनशिप एक्वायर भी किया जाता है कई तरीके से। जैसे कि एक तो हो गया कि बाय बर्थ, बाय डिसेंट होता है, उसी प्रकार थ्रू नेचुरलाइजेशन, थ्रू रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, ये कुछ टाइप्स हैं जिसका इस्तेमाल करके सिटीजनशिप को एक्वायर किया जाता है। तो यहाँ पे जो पहला जो क्वालिफिकेशन है कि द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इंडियन सिटीजन है वो सिटीजनशिप उसके पास बाय बर्थ मिला हो। अगर वो इन अदर प्रोसेस के थ्रू भी अगर वो इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया है तो वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। बट
ये यूएसए में ये केस थोड़ा अलग है। यूएसए में यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वही बन सकता है जो वहाँ का बाई बर्थ सिटीजन हो, मतलब वो वहीं का जन्मा हुआ इंसान हो, तो वही यूएसए का राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इंडियन के सिटीजन क्वालिफिकेशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा है वो है कि कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर ऑफ एज, 35 साल का एज होना चाहिए। सिंपल है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। तीसरा है द कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। जो कैंडिडेट होंगे उनके पास लोकसभा के मेंबर बनने वाली क्वालिफिकेशन उनके पास होना चाहिए। सो कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉट राज्यसभा। कई बार ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन देके कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। अगला जो है क्वालिफिकेशन वह है द कैंडिडेट मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किए होने चाहिए, वेदर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इन स्टेट गवर्नमेंट। वही जो नेक्स्ट है कि जो कैंडिडेट है मस्ट नॉट बी इंसॉल्वेंट हो, कोई इंसॉल्वेंट घोषित ना किया गया हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर बैंक के द्वारा। उसी प्रकार कन्विक्टेड एज एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड डिक्लेयर्ड मेंटली अनफिट, मतलब कि कोई इमोरल एक्ट का उस पर एलिगेशन ना लगा हो और मेंटली वो अनफिट ना हो। तो दोस्तों ये 5 क्वालिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं किसी भी इंडिविजुअल को, अगर वो प्रेसिडेंट के पद के लिए दावेदारी करता है तो उन्हें इन 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। तो दोस्तों आइए हम थोड़ा सा प्रेसिडेंट के नॉमिनेशंस को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों प्रेसिडेंट को नॉमिनेशन को तो हम डिस्कस करेंगे ही, उससे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंट भी कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। ये आपने कहीं पढ़ा होगा, जैसे कि जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है इन राज्यसभा एंड 2 मेंबर्स इन लोकसभा। पहले ये जो 2 मेंबर्स थे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते थे, बट अब इसको डिस्कार्ड कर दिया गया है। वही दोस्तों मैं बता दूं कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, मान लो कि प्रेसिडेंट इन 12 लोगों को नॉमिनेट किया राज्यसभा में और ये 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया लोकसभा में, तो क्या ये जो 14 लोग हुए क्या ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? कई बार यहाँ से भी सवाल बनते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता देता हूँ कि प्रेसिडेंट के चुनाव में जो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये क्लियर ध्यान रखना है यहाँ पे। दूसरा, लेकिन क्या जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होगा, इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, यानी कि अगर प्रेसिडेंट को हटाया जाने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया है, इम्पीचमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है, तो क्या ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो वोट करेंगे? तो यस दे विल वोट, लेकिन इलेक्शन के टाइम में दे विल नॉट वोट। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर जो नॉमिनेशंस होते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन होता है वो कौन करता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है उसको डिस्कस करते हैं। तो जो नॉमिनेशंस होता है दे आर मेड बाय द एलिजिबल वोटर्स हु आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी, यानी कि जो MP होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज स्टेट्स के एंड यूनियन टेरेटरी के, ये सारे लोग मिलके नॉमिनेशन फाइल करते हैं। वही दूसरा जो क्राइटेरिया है नॉमिनेशन के लिए वो ये है कि कोई भी जो कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है राष्ट्रपति पद के दावेदारी के लिए, तो उसके लिए 50 इलेक्टर्स का एज ए प्रपोजर एंड 50 इलेक्टर्स एज ए सेकेंडर्स है, वो एक बैकिंग होना चाहिए। यहाँ पे 50 इलेक्टर्स एज ए प्रपोजर का मतलब हुआ कि मान लो कोई कैंडिडेट है, मान लो कैंडिडेट ए है, तो इस कैंडिडेट को नॉमिनेट करने के लिए 50 मेंबर्स का इसके पास कोई बैकिंग होना चाहिए, कि मतलब ये 50 लोग हैं वो चाहते हों कि कैंडिडेट ए हैं वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हों। वही 50 जो सेकेंडर्स की बात की गई, यानी कि ये जो बाकी के जो 50 लोग हों उन्हें वो इन 50 लोगों से सहमत हो, यानी जो प्रपोजर हैं इनके बातों से ये सेकेंडर्स हैं वो सहमत हो और इन्हें भी कैंडिडेट ए है वो पसंद हो और ये भी चाहते हों कि जो कैंडिडेट है वो राष्ट्रपति पद की दावेदारी करें। तो दोस्तों आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 50 इलेक्टर्स एज ए प्रपोजर क्या है और 50 इलेक्टर्स एज ए सेकेंडर्स क्या है। वही जो अगला है प्रोविज़न दोस्तों, वो ये है कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लो कि राम है,
राम प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहता है तो इन्हें 15,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी और ये डिपॉजिट होगी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में करना होगा। दोस्तों ये बेसिकली सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का तो आप कॉन्सेप्ट जानते ही हो कि अभी आपको एज ए सिक्योरिटी मनी देना है, बाद में ये रिपे किया जाएगा आपको। लेकिन दोस्तों ये जो 15,000 रुपया है ये उन्हीं को रिपे किया जाएगा जो टोटल वोट का 1/6 वोट लेके आएंगे। सपोज करते हैं कि टोटल इलेक्शन में 96 वोट पड़ा, जिसमें से 96 का 1/6 यानी कि 16 वोट, यानी कि जो कैंडिडेट 16 वोट लेके आएंगे उन्हें ये 16 वोट लेके आएंगे, लेकिन वो राष्ट्रपति के चुनाव में हार गए, मतलब वो निर्वाचित नहीं हो पाए अंतिम रूप से, तो ये 15,000 का जो अमाउंट है उन्हें वापस कर दिया जाएगा। लेकिन कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो मान लो 10 ही वोट लेके आ पाए, तो वो चुनाव तो हार ही गए, बट अगर वो सिर्फ 10 ही वोट लेके आए हैं 96 में से, तो इन्हें जो 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये इन्हें वापस भी नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो मेन मकसद है ना, जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट का, इसका मतलब ये था कि जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स है ना, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को इस रेस से हटाना। हालांकि ये 15,000 का जो अमाउंट है ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा मिनिमल अमाउंट है, बहुत लोगों के लिए, खास करके जो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही कम राशि है। और दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि 1997 के पहले ये अमाउंट सिर्फ 2,500 रुपीज़ थी। तो आप समझ जाओ कि कितना कम अमाउंट था राष्ट्रपति पद के दावेदारी के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि दोस्तों जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वही तो है जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इन सारे इलेक्शंस यानी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच इज़ मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करी जाती है। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन थ्रू आउट द नेशन। दोस्तों ये इनका मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि पूरे कंट्री में फ्री और स्वच्छ चुनाव, मतलब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है पूरे कंट्री में, ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका दायित्व है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कौन कौन से चुनाव को कंडक्ट करती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये चीज़ पूछ दी जाती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कौन कौन सा इलेक्शन करवाती हैं। तो इसमें मैं बताता हूँ। सबसे पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उसके बाद जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद जो चौथा हुआ वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो इलेक्शन करते हैं, यानी कि जो विधानसभा का जो चुनाव होता है वो, और जो एसएलसीज यानी कि विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो चुनाव होते हैं, ये सारे जो चुनाव होते हैं ये कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। दोस्तों यहीं पे एक मैं वैल्यू एडिशन कर देता हूँ कि जो PRI यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जो लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इनका जो चुनाव है दोस्तों, इसको करवाने की जिम्मेवारी स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर दी गई है। तो दोस्तों इसको स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट कराती है पंचायती राज इलेक्शन। तो कई बार ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि मान लो ये कहेंगे कि जो स्टेट में जो इलेक्शंस होते हैं, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है, क्या उसे स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल बॉडीज़ यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ही इलेक्शन कंडक्ट कराती है और म्यूनसिपालिटीज़ वाले। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए दोस्तों अब हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नया नया कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज हो गया, इलेक्टोरल कोटा हो गया, वोट वैल्यू हो गया, वोट वैल्यू ऑफ MP, वोट वैल्यू ऑफ MPs और MLA, इन सब को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, तभी हम पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को, उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे।
तो दोस्तों सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब हुआ बेसिकली कि कौन कौन से लोग हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन है यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो सिटीजन्स हैं ना वो डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट जो सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, यानी कौन कौन से वोट करेंगे। तो सबसे पहले ये हुआ कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो लोकसभा के और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था दोस्तों कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट दे विल पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे साफ मेंशन है इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा, एक ये हो गया। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो, ये ध्यान रखना इलेक्टेड वर्ड। वही अगला है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि वैसे यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट करती हैं। और दोस्तों ये अभी करेंटली 3 ही ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे असेंबलीज एग्जिस्ट करती हैं, एंड वो है दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों इन सब जगहों से जो इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज के ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं एंड ये सारे मेंबर्स हैं, यही लोग फिर वोट करेंगे प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। आइए दोस्तों अब हम यहाँ पे इलेक्टोरल जो कोटा है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि इलेक्टोरल कोटा क्या होता है। तो दोस्तों इलेक्टोरल कोटा है वो बेसिकली एक सर्टिफाइड नंबर ऑफ वोट्स होता है जिसको लाना होता है, एंड जब इलेक्टोरल कोटा अचीव कर लिया जाता है यानी कि वो जो कैंडिडेट है वो इलेक्ट हो जाएगा एज ए प्रेसिडेंट, तो उसको एक इस फॉर्मूला से उसको ड्राइव किया जाता है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कैंडिडेट प्लस 1, एंड फिर ये क्वोशेंट में भी 1 से ऐड किया जाता है। ये इसका फॉर्मूला है। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम ड्राइव करके देखते हैं। जैसे कि लेट्स एज्यूम टोटल 100 वोट्स पड़े हैं, टोटल 100 वोट पड़े हैं, और हम मानते हैं कि टोटल यहाँ पे 1 कैंडिडेट मान लेते हैं कि चलो कैंडिडेट हम 3 मान लेते हैं, टोटल 3 कैंडिडेट हैं वो खड़े हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो अब हम इसका इलेक्टोरल कोटा निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोल्ड वोट कितना हुआ 100। अब उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी 3, और उसमें फिर 1 ऐड करेंगे और एक 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी कि 100/4 + 1 यानी कि 25 + 1 यानी कि 26। अगर हम इस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं तो 26 वोट्स जो होगा वही इलेक्टोरल कोटा है। और जब हम 26 वोट अगर अचीव कर लेते हैं तो डेट कैंडिडेट विल बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। सो ये इसका रूल है, एक फार्मूला है, इसके थ्रू इसको ड्राइव किया जाता है। तो इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे, बट यहाँ तक के लिए ये जानना जरूरी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्टोरल कोटा कैसे निकाला जाता है। अब दोस्तों वोटिंग के बाद फाइनली काउंटिंग की जाती है, और जो काउंटिंग होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है प्रोसेस। तो दोस्तों इसमें जो भी कैंडिडेट होते हैं वो मोर देन 50% ऑफ टोटल वोट सिक्योर करते हैं, वो विन हो जाते हैं, ठीक है, वो जीत जाते हैं। और अगर जो मेजॉरिटी होता है यानी 50% + 1 वाली जो मेजॉरिटी है वो अगर जो कैंडिडेट नहीं गेन कर पाते हैं, अगर मान लो कि पूरा काउंटिंग के बाद भी कोई जो कैंडिडेट है वो 50% + 1 वाला जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम कुछ इस प्रकार से होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम पे ये वर्क करती है, यानी कि इसमें जो वोटर्स होते हैं वो सारे कैंडिडेट्स को वोट करते हैं, उनको रेफरेंस देते हैं। सपोज करिए कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जैसे कि राम, मोहन, सोहन, राधा, सीता, ये कैंडिडेट्स हैं, और ये कोई ए है जो इसका बैलेट है, यानी कि ए है वो वोटिंग कर रहा है। तो इस तरीके से इसको मान लो 1 2 3 4 5 इस तरीके से इसने अपना
वोटिंग किया, लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो जो राम का जो वोट शेयर था, सपोज करिए वो सबसे लो था, तो यहाँ से क्या होगा कि जो राम का जो कैंडिडेचर है वो तो यहाँ से ख़त्म हो गया, यानी कि राम हार गया। तो इसके जो बाकी जो वोट्स हैं ना, जो लोगों को दिए हैं वो उन लोगों में बढ़ जाएंगे। जैसे कि मोहन है, तो मोहन को इसने सेकंड प्रेफरेंस दिया था, तो मोहन को 1 वोट और ऐड हो जाएंगे उसके फर्स्ट प्रेफरेंस में। तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और फिर उसके बाद में फिर से रिकाउंटिंग किया जाता है और देखा जाता है कि 50% ऑफ द टोटल वोट वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों वोट को ट्रांसफ़र किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू किया जाता है जब तक 50% मार्क वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल ना हो जाए। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ओथ्स ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो उसको भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 60 है वो बात करता है प्रेसिडेंट के ओथ्स के बारे में। तो दोस्तों आफ्टर इलेक्शन जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होके जाते हैं तो ऑफिस में जाने से पहले उन्हें ओथ लेना पड़ता है, शपथ ग्रहण करना पड़ता है। और ये जो ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो प्रेसिडेंट को दिलवाते हैं। उसमें वो इन 3 बातों को बोलते हैं: टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, उसके बाद टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसी ओथ के साथ वो ऑफिस में इंटर करते हैं और अपने वर्क को प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, जैसे कि पूरा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसेस को समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ दोस्तों उस प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं उन सारे चीज़ों को भी डिस्कस किया। साथ ही इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको भी डिस्कस किया। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।